किसी भी वजह से हम 11वीं में कुछ खास नहीं कर पाए, हमारी 11th ऑलमोस्ट बेकार। तो अगर कोई ये कह रहा है कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बहुत बड़ा यस लिख देता हूं मैं। अभी भी हो सकता है, बल्कि अब तो हो ही सकता। 2025 इतना खूबसूरत गुजरा है, 2026 को भी उसी आराम तलबी में गुजारेंगे। तो ऐसे में यार ना इस वीडियो का कोई फायदा है, ना तुम्हारे किसी सवाल का कोई फायदा है। तो ऐसे में सबसे दुरुस्त टाइम और सबसे बढ़िया टाइम जो नजर आता है वो फरवरी और मार्च का नजर आता है। इस समय में अगर आपने थोड़ी सी भी जोर लगा दी। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? बहुत जबरदस्त माहौल है। बहुत सारे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ कुछ कमियां, कुछ कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं, जो उनसे पूरे साल में जो उनसे गलतियां हुई हैं किसी भी वजह से। हो सकता है कि सर मेडिकल इश्यूज थे, या हो सकता है कि किसी की फैमिली में कुछ इश्यूज हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी खुद की किसी कमी की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। किसी भी वजह से हम 11वीं में कुछ खास नहीं कर पाए, हमारी 11th ऑलमोस्ट बेकार। तो ऐसे में क्या 12th में हम कुछ कर सकते हैं? क्या जेई के एग्जाम में, क्या नीट के एग्जाम में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्या अपने लिए कुछ और अच्छा सोचा जा सकता है? तो भाई मेरा तो सजेशन यही है कि अभी कम से कम एटलीस्ट तुमने क्योंकि सोचना स्टार्ट किया है, तो ये एक अच्छी खबर है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने ये कमी ही महसूस कर ली कि अरे हमारा 11th तो वेस्टेड है, इसका मतलब ये हुआ उसने एटलीस्ट अपने बारे में सोचा है कि भाई ऐसा है कि अब मैं 12th में आने वाला हूं, और 12th में आने के बाद मुझे जेई का पेपर देना है या नीट का पेपर देना है। और ऐसे सूरत में मेरी 11th तो बहुत कमजोर है, मैंने 11th में तो कुछ भी नहीं कर रखा। तो भाई परेशानी की बात है, और यहां पर वो बच्चा रो भी रहा है। तो ऐसे में 11th वेस्टेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मैं उनको केमिस्ट्री के बारे में एक प्रॉपर, इन बचे हुए 2 महीनों में, 2 महीने में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज शायद मार्च के बाद से आपका नया सेशन स्टार्ट होता है, और उस नए सेशन में फिर से वही मारा मारी, नया चैप्टर, खट 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 खट, और आदमी बेचारा पीछे रह जाता है। तो ऐसे में सबसे दुरुस्त टाइम और सबसे बढ़िया टाइम जो नजर आता है वो फरवरी और मार्च का नजर आता है। तो ये फेब और मार्च का जो 2 महीने, अगर इन महीनों में, और इधर बचा हुआ जनवरी का जो हिस्सा है, इस समय में अगर आपने थोड़ी सी भी जोर लगा दी, तो आपकी वो सारी तकलीफें जो पूरे साल की आपकी बनाई हुई खुद की तकलीफें हैं, उन तकलीफों से आप निजात पा सकते हैं। तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो काम की है। हम केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये चीजें डिस्कस जरूर कर लेंगे कि हमें किस तरह से इस पूरे बचे हुए 2 महीनों को कैसे पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में जो आया है वो यही है कि क्या अब भी कुछ हो सकता है सर? बड़े बुरे हालात हैं, कुछ भी नहीं आता, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? तो मैं फिर यही बोलूंगा, मेरा कहना तो यही है कि अभी भी तुम्हारे पास काफी समय है, और इतने समय में तो शहर बदल जाते हैं, शहर की शक्ल बदल जाती है। आप तो एनसीईआरटी के गिने चुने कुछ चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी असंभव है। बहुत प्रॉपर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बहुत बड़ा यस लिख देता हूं मैं। अभी भी हो सकता है, बल्कि अब तो हो ही सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या अभी हम ये चीजें कर सकते हैं? अगर प्रॉपर तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएं तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। तो सर ऐसे में अगर थोड़ा सा आप गाइड करें कि क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि आप अभी भी कर सकते हैं, तो उसका क्या रीजन है सर? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उसका जो सबसे पहला पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि तुम एफर्ट्स करने के लिए तैयार। तुमने ये सवाल पूछा है कि सर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, तो ये इससे इससे एकदम साफ समझ में आ रहा है कि अगर अब तुमसे कोई मेहनत करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ तुमको आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा, तो तुम बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो। और अगर अभी भी कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं नहीं सर, जिंदगी पिछले साल बड़ी सुकून में गुजरी है, 2025 इतना खूबसूरत गुजरा है, 2026 को भी उसी आराम तलबी में गुजारेंगे। तो ऐसे में यार ना इस वीडियो का कोई फायदा है, ना तुम्हारे किसी सवाल का कोई फायदा है। बहुत अच्छी लाइफ तुमने लास्ट ईयर गुजारी। हम तो यही चाहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से पूरी जिंदगी खुशहाल गुजरे। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं नहीं सर, अब हो गया जो होना था, कुछ तो करना है, तो ऐसे में क्योंकि वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार है, इसलिए कुछ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास बहुत अच्छा समय है।
ये जो बचा हुआ समय है 60 दिनों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो चाह रहे हैं। तो ये बच्चे हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सर हमने सोचा था कि छुट्टियों में घूम फिर आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ मस्ती कर लेंगे। तो ऐसे में देखो, ऐसा लास्ट ईयर तो पूरी मस्ती हुई है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाइए। हाँ ठीक है, कुछ समय आप 4-5-10 दिनों का, 5-7 दिनों का लास्ट में निकाल लीजिएगा, तब तक हम अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर घूमना जाना चाहते हैं या कहीं रिलेटिव्स के साथ बात करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट ये कि अभी कुछ दिनों के लिए तो आपको एकदम सीरियस रहना पड़ेगा। और जो तीसरा रीजन है वो ये है कि आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है और साथ ही साथ प्रॉपर एनालिसिस। ये जो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये इसी 11th जेई रीस्टार्ट बैच को लेके बोल रहा हूं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, ये उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में दिखाई जाएगी, एक प्रॉपर तरीका दिखाया जाएगा कि भाई देखो, ऐसा इस चैप्टर में ये चीजें हमारे लिए करने की है, इन चीजों को सबसे पहले करो, सवाल करो, बात करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। तो ऐसे में बच्चे के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चैप्टर निपट गया, ये चैप्टर निपट गया, हमें इन्हीं चैप्टर से डर लगता था, इनमें हमने ये चीजें सीख ली, हमारा काम चल रहा है। धीरे धीरे करके क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो अब बची हुई बातें, कुछ भी चीजें, आप सब कुछ खुद भी कर पाएंगे। आपको ये लगेगा कि अरे यार बेकार इन सब चीजों से डरते थे, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान है। तो ऐसे में जिस बच्चे के अंदर वो एक बार आग लग जाएगी तो फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे बात को? तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये बहुत आसान है, अभी भी किया जा सकता है क्योंकि आप तैयार। अच्छा सर, ठीक है, जरा ये बताइए कि क्या क्या है, मतलब हम क्यों इतना परेशान हैं? ठीक है, 11th हमारी वेस्टेड होने दीजिए सर, अब हम 12th पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे 3 चैप्टर्स होंगे जो 12th में हमारे सामने आएंगे। इन 3 चैप्टर्स की अगर बात करें तो इन 3 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस होगा, और इस सॉल्यूशंस को आप सीख तभी पाएंगे जब आपको 11th के ये मोल कॉन्सेप्ट या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। हम ये नहीं कहते कि आप मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स में मास्टर होने चाहिए, बवाल बादी आनी चाहिए, ना 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 सर, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। भाई मोल क्या है, मोल कैसे निकलते हैं, मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशंस किसे कहते हैं, इनको आपस में निकाला कैसे जाता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वही एक लाइन अंग्रेजी की। तो ये सारी बातें हमें कुछ कुछ लेवल पर सीखनी पड़ेंगी। तो सर, लेकिन मैं तो सर जब सिखाई जा रही थी तो मैं तो सर नहीं सीख पाया सर, क्योंकि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में अब क्या करूं? तो ऐसे में ये जो रीस्टार्ट बैच होगा, इस रीस्टार्ट बैच में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से इस चैप्टर में किन किन चीजों पर जोर देना है ताकि आपको सॉल्यूशंस जैसे चैप्टर में दिक्कत ना आए। यानी हमें मूल कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा, एक लेवल तक जाना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर होगा जिसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स का हिस्सा आएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है। सर कुछ सिखा तो रहे थे, हम भूल गए। अरे यार, एक दिन का भी काम नहीं है यार, 1 घंटे के अंदर आदमी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेगा, कोई कमाल की बात नहीं है। सर वो तो हमें 4 क्लासेस में सिखाया गया था। अरे तो अब वो टाइम नहीं है ना यार, अब तेज भागेंगे, अब आराम आराम से नहीं चलेंगे, क्योंकि अब तुम दौड़ने के लिए तैयार हो। पहले तुम्हें डंडा मार मार के दौड़ाया जा रहा था, तब भी तुम नहीं दौड़ते थे। अब क्योंकि तुम खुद दौड़ने के लिए तैयार हो, इसलिए अब वो चीजें जल्दी की जा सकती। ठीक है, इसी तरह से सर अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, ठीक है सर, एक लेवल पर थर्मोडायनेमिक्स भी सीखनी पड़ेगी और एक इक्विलिब्रियम का भी एक लेवल हमें आना चाहिए। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कैसे लिखा जाता है, सर अगर पीएच वीएच की कुछ बातें चल रही हैं, सर कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बैच में मिल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा अरे यार कहीं कुछ मुश्किल नहीं था यार, सब कुछ बड़ा आसान था, बड़ी आसानी से किया जा सकता था। तो ये सारे चैप्टर्स जिनकी रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, हमें हर सूरत में 12th के अंदर देखने को मिलेंगी। तो एटलीस्ट 12th हमारा बिगड़े ना, साथ ही साथ हम इतने कॉन्फिडेंट हो कि हम 11th को भी सीख चुके हो। तो ऐसे में यही पर्पस इस बैच का या इस तरह से बच्चों की तैयारी का होना चाहिए। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 2 चैप्टर्स होंगे जो आपको 12th के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर ब्लॉक केमिस्ट्री में, जिसमें डीएफ ब्लॉक मेनली, और फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अच्छा चैप्टर जिस पर जेई हमेशा सवाल पूछता है। तो ऐसे में सर ये जो खूबसूरत 2 चैप्टर्स हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, इनको सीखने के लिए क्या चाहिए? सर 2 ही चैप्टर सर सीख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अरे तो 2 ही चैप्टर तो तुम्हारे 11th में भी थे, आप समझ रहे हैं, लेकिन तब भी आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। आज आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन 2 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो इनके पीछे एक प्रॉपर पूरी की पूरी एनालिसिस है, एक पूरी की पूरी सोच है, जिसको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। यानी जो बच्चे इन 2 चैप्टर्स को सीखना चाहते हैं, उनको कम से कम इन पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का पूरा आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। यहां पर इसका बहुत ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस क्वांटम नंबर्स आपको, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अब कुछ जगहों पर पीरियोडिक टेबल में भी बताया जाएगा, तो क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें आने चाहिए ताकि हम इन चैप्टर्स को भी अच्छी तरह से कर सकें। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ-कुछ बातें, हाँ, कोई ये कहे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमें सीखना है सर। अब मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आप बाद में भी सीख सकते हैं। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था सर, हमें क्वांटम नंबर्स आना चाहिए था, हमने ये सीख रखा है सर, बोर मॉडल के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए सर, वो हमने सीख रखा है। तो आपको वो सारी बातें इन रीस्टार्ट बैच के अंदर सिखाई जाएंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं और आप इस बैच को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट किसी से सर उठाकर कह पाएंगे कि नहीं, कौन कहता है 11th वेस्टेड, अरे तुम बेकार में पूरे साल पढ़ते रहे, यहां 2 महीनों में हीरो बन गए। हाँ हाँ, ये तो है, ये तो तुम मानोगे कि जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है और जो बच्चा आखिरी के 2 महीने में पढ़ रहा है, आप समझिए अंतर तो है। उसके पूरे साल की मेहनत को आप झुठला नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक है सर, अब गलती हुई तो हुई सर, अब उस गलती का भरपाई करेंगे, और कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम उसको पिछाड़ देंगे, हमने कब बोला कि हम उसको पिछाड़ देंगे। हम सर अपने अपनी नजरों में ऊपर उठेंगे सर। हम अपने आप के हम अपने आप से ये बोल पाएंगे कि भाई ऐसा हमने किया है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता। और सर ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं है सर, अगर इस पूरे साल आगे भी कोशिश करते रहे ठीक ठीक तरीके से, तो सर ऐसा भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सर। ऐसे लोगों को भी पिछाड़ा जा सकता है जो हमसे पहले आगे थे और हमने अब उनको अपने से पीछे कर दिया। यही तो कंपटीशन है सर, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ पढ़कर सेलेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरीके से पढ़ के सेलेक्ट होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे सही तरीके से आगे बढ़ेंगे उनको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू जबरदस्ती पत्थर तोड़ना और मजदूरी करना। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सिमिलरली केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी आपको ये 3 चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास 6 से लेकर 10 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8, 9, 10 चैप्टर। तो ये मेनली, जिसमें मेन हमारे 4 चैप्टर्स होंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल मजबूत चीजें हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पोर्शंस को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये कुछ पोर्शंस समझ में आते हो, कुछ बातें आपको पहले से पता हो, और वो कुछ बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे लिखनी चाहिए थी, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि और ये हिस्सा भी हमारा 11th का हिस्सा। यानी अगर कोई ये पूछे कि भाई ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें सीखनी है सर, फिजिकल 12th में ऑर्गेनिक का एक बड़ा योगदान है सर, जेई ऑर्गेनिक का 1/3 पोर्शन सवालों में से 8 सवाल, 9 सवाल, 7 सवाल हमेशा जेई के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ जाते हैं। तो ऐसे में सर मुझे ये बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे क्या चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि डिटेल में आपको यहां पर कराई जाएगी, थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑब्वियसली बॉन्डिंग का होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फर्क, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे देखने को मिलेंगी। तो इन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 11th का हिस्सा है, बहुत मजबूती से हमें आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैं ऑर्गेनिक सीखना चाहता हूं तो मैं जीओसी के बारे में सीख लेता हूं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया ले लेता हूं, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती। यानी मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, चीजें मुश्किल लग रही, क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा साल गुजर गया, इतनी सारी चीजें रही होंगी, इतना सब कुछ रहा होगा जिनको आंख बंद करके मैं देखता रहा। आप समझ रहे बात को? सर क्लासेस हो रही थी, आंख बंद कर ली थी, टेस्ट हो रहे थे, आंख बंद कर ली थी, किसी ने कुछ पूछा, आंख बंद कर ली थी। मैंने पूरा साल आंख बंद करके निकाला है। पूरे साल में तो बहुत सारे दिन होते हैं, इसका मतलब बहुत सारी बातें रही होंगी जिनको मैंने नहीं देखा, जबकि ऐसा है नहीं। वो बहुत सारी बातें नहीं हैं, वो कुछ बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कि देखना तो चाहिए था, लेकिन उन कुछ बातों को अगर तरीके से दोबारा देख लिया जाए तो अब आपका वो सारा डर दूर हो सकता है। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि भाई ये एक खूबसूरत मौका है तुम्हारे पास। वो सारे बच्चे जो ये काम करना चाहते हैं ये काम कर सकते हैं। सर चलिए, अगर आपने इतना बता दिया तो ये और बता दीजिए कि ये काम करेंगे कैसे। तो अगर ये काम करना है तो जैसा कहा जा रहा है आपको वैसा करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात है आपको जो भी क्लासेस होंगी उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि सर बवाल मचा देंगे, सर काला पेन, नीलापन, हरापन, लाल पेन सर चमका देंगे, सर इन नोट्स को सजा देंगे, सर ये नोट्स इनको लैमिनेट करके रखेंगे। सर 800 साल बाद जब खुदाई होगी तो ये नोट्स बाहर निकल के आएंगे। रीस्टार्ट 11th, रीस्टार्ट बैच के नोट्स, पीडब्ल्यू के। अरे पागल हो, तुम्हारे अपने मतलब का काम है, अपने हिसाब से राइटिंग से लिख लेना, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है। आप समझ बात को? तो शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने क्लासेस के, रिवीजन क्लासेस के जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो भी क्लास आपको ली जाएगी, उस क्लास में जो भी सवाल कराए जाएंगे उनको एक बार दोबारा जरूर करना होगा। डीपीपीज और एमडीपीज जो कि मोस्ट
कुछ समझ बात को, जो हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी, इन इन क्वेश्चंस को भी, मस्ट डू प्रॉब्लम्स को भी करना जरूरी होगा। साथ ही साथ अगर मौका लगता है, ये डिपेंड करता है कितना समय आपके पास, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही जान दे दें। अगर आपको समय मिलता है तो आप जेई के पुराने पीवाईक्यूज एटलीस्ट मेंस लेवल के करने की कोशिश करें। अगर आप इतना काम कर रहे हैं हर चैप्टर में जो आपको कराया जा रहा है, तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। आप 2 महीने बाद अपने आप को एक अच्छे स्तर पर पाएंगे, एक अच्छे लेवल पर पाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, अब आगे अभी अगर हमने कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी मेंटेन करके चली, देखो मक्कारी हर बच्चे की चलती रहती। आप कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी सर अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो 11th में गलतियां हुई हैं, अगर वो हमारी खुद की गलतियां थी। तो ऐसे में सर हम अपना आगे का साल पकड़ के चलते हैं, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ कुछ अच्छा अपने लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए भाई ये सारी बातें हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा जवाब है तुम्हारे पास, वो यही है कि ये सब करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि बात तो सही लगता है, कुछ हो सकता है, तो वही रोता हुआ बच्चा अब हंस सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं यही बोलूंगा कि कोशिश करो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा कोशिश करेगा वो हल जरूर निकाल लेगा। और इसमें यार ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब थोड़ा सा टीचर्स का कहना मानो, टीचर्स की बातें सुनो, और तुम अपने लिए अच्छा कर सकते हो। तो मुझे तुम्हें आज इस 60 दिनों की यही रोड मैप प्रोवाइड करनी थी। एटलीस्ट जो मुझे समझ में आता है, मुझे तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करना था कि नहीं सर किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा और मेहनत करूंगा, अब गलतियां नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बैच के अंदर। ऑल द बेस्ट, कोशिश करते रहना। थैंक यू सो मच।